क्या वाकई में सत्ता जो चलती है वो नेता चलाता है या सर कोई पीछे बैठी एक पावर चलाती है? आई विल नॉट से कि नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी बड़ी टेम्परेरी है, बट ये कुर्सियां होती टेम्परेरी है। लेकिन आईएएस जो होता है वो फिक्स होता है, उसको मालूम है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मेजर जो डिसीजंस है, जो पेपर वर्क है, वो आईएएस ही करता है ना। एज अ बॉस जब हम आपके अंडर भी काम करते थे, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आप हमको ना नहीं कह रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बिना बोले मंजूरी भी दे रहे हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि ठीक है तुमको मराठी नहीं आती क्या, आप बोल दीजिए नहीं आती, आई एम सॉरी, आई एम ट्राइंग टू लर्न। अगर आप नहीं, बच्चे जैसे को इनके ऑफिसेज हैं वहीं पे ये क्लासेस देना शुरू कर दें। आइडिया अच्छा है, महाराष्ट्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक अलग से क्लासेस शुरू करना चाहिए जहाँ लोगों को आसानी हो महाराष्ट्री सीखने में और बोलने में। सर जैसा हम लोग अभी पॉलिटिक्स की दुनिया की बात करते हैं, आप तब की पॉलिटिक्स और अब की पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क देखते हैं? पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदू मुसलमान का झंडा नहीं फहराती थी। आज हर झंडे में, आज बीजेपी हिंदू की हो गई है, कांग्रेस मुसलमानों की हो गई है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में दिख रहे हैं। होना ही चाहिए था। आखिरकार अंडरवर्ल्ड की दुनिया क्या है? अंडरवर्ल्ड की दुनिया डराना, धमकाना, मारना, पीटना, गोलियां चलाना, एक्सटॉर्शन करना, और क्या है। बाबा सिद्दीकी का जो भी हुआ, बट कहीं ना कहीं एक दबी जबान में सबका ये था कि दिस वाज अ पॉलिटिकल किलिंग। बिश्नोई की औकात नहीं है बाबा सिद्दीकी जैसे टाइगर का शिकार करना। आप इतनी बेबाकी से बात करते हैं, आपको कभी डर नहीं लगता सर? मेरे को इस दुनिया में किसने लाया? उस परवरदिगार ने, उस भगवान ने। इनकी औकात है लेके जाने की। क्या बॉलीवुड में सब ड्रग्स लेते हैं? यहाँ हर इंसान खराब नहीं है बॉस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन पे जो हमारे गेस्ट हैं उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। मैं जब इस बॉम्बे शहर में आया था जर्नलिस्ट के तौर पे, मैं नौकरी कर रहा था और मुझे बीच में मेरी जॉब चली गई थी एंड मैं वॉज वेरी यंग। मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, मेरे माता पिता कोई भी इस फील्ड में नहीं थे। तो मुझे किसी ने बोला कि एक चैनल है P7, वहाँ पे तुम अप्लाई करो, तुम्हें शायद जॉब मिल जाएगी। वहाँ के हेड एक शख्सियत थे, मैं उनके पास गया, वो सामने बैठे थे। उन्होंने बोला किसके रेफरेंस से आए हो? मैंने कहा सर रेफरेंस नहीं है। उन्होंने कल से नौकरी पे आ जाना। आज मेरा सौभाग्य है कि वही हमारे इस शो के गेस्ट हैं, वाहिद सर। वाहिद सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन और आपने हमारी फैमिली के लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच ईशान एंड योर टीम फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर, एक चीज़ मैं आपसे शुरुआत में सबसे पहला सवाल जानना चाहूँगा, असूलों के संग जीना कितना मुश्किल है? देखिए, असूलों के संग जीना बहुत आसान है, क्योंकि आपको मालूम होता है कि आपकी मंजिल कहाँ है, आपको कहाँ तक जाना है, आपको कितना वज़न अपने कंधे पे लेना है और कितने एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बाहर फेंक देना है। जैसे कि एक हार्ड डिस्क होती है, उस हार्ड डिस्क में आपको कितना सेव करना है और कितना रिमूव कर देना है। उसूल आपको आपके मंजिल तक पहुँचाते हैं, आपको हल्का रखते हैं, आपको बड़ा फ्रेश रखते हैं, आपको किसी के सामने झुकने का मौका नहीं देते सिवाय उस परवरदिगार के, उस भगवान के। तो उसूल अच्छा है, अगर सही है, उसूलों के आप पक्के हैं, तो आप समझ लीजिए कि एक पहाड़ है। देखिए, अगर आप पहाड़ हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकता। अगर आप तिनका हैं तो आपको कोई भी पानी की लहर यहाँ से वहाँ ले जाएगी। तो उसूल एक आपके पहाड़ की तरह मजबूत होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तूफ़ान हो या आंधी हो उसको हिला सकता है। उसूलों का पक्का इंसान हमेशा ज़िंदगी में अच्छा करता है, सुकून रहता है उसके परिवार में और उसके साथ। सर, आपकी शुरुआत, मतलब आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान अब जानता ही आपकी शुरुआत कैसे हुई, लेकिन जैसा आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, असूलों के संग रहना चाहिए, बट जब आप इनिशियल स्टार्ट करते हैं ना अपना करियर, या जब आपके ऊपर कोई बैकिंग नहीं होता, सबसे ज़्यादा इंसान डगमगाता उसी दौर पे। कौन कहता है आपके पास बैकिंग नहीं होता? जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आपके पास कोई बैकिंग नहीं थी। इंसान जब पैदा होता है तो उसकी माँ की बैकिंग होती है, उसके बाप की बैकिंग होती है, उसकी माँ की दुआएं होती हैं उसके साथ, जो सबसे बड़ी बैकिंग है दुनिया में। उससे बड़ी बैकिंग की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद भगवान होता है, आप भगवान कह लें, मैं अल्लाह कह लूँ, ये बैकिंग है। आप इंसान से किसी की बैकिंग मत मानिए कि आपके पीछे कोई अगर बहुत बड़ा मजबूत इंसान खड़ा है तो बैकिंग खड़ी है। नहीं, इंसान इंसान है। कल उसको आपकी ज़रूरत नहीं होगी तो आपको एक सेकंड में हटा देगा, तो यानी कि वो बैकिंग हट गई।
लेकिन वो परवरदिगार, वो भगवान कभी अपनी बैकिंग हटाता नहीं है। एक माँ कभी अपना आशीर्वाद अपने बच्चों से हटाती नहीं है। तो सबसे बड़ा बैकिंग उसकी माँ है, उसके बाप है। जो मैं हर किसी से कहता हूँ कि इंसान को अगर ज़िंदगी में पुरसुकून सोना है तो अपनी माँ बाप को खुश रखे, अपने माँ बाप को इज्जत दे, अपने माँ बाप को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इस तरह की हमेशा कोशिश करते रहे। और बाद में भगवान है, दुनिया में माँ है, बाप है, ऊपर भगवान है। क्या बात है सर। आपका करियर जब शुरू हुआ तो मैं आपके इस पूरे पॉडकास्ट को सबसे पहला जो सेगमेंट मैं लेना चाहूँगा पॉलिटिक्स पे। आपने पॉलिटिक्स की दुनिया जो है वो बहुत करीबी से देखी है, आपने उसके हर पहलुओं को समझा है, किस वक्त आपको क्या रिपोर्टिंग करनी है आपने उस चीज़ का भी ध्यान दिया है। क्या वाकई में सत्ता जो चलती है वो नेता चलाता है या सर कोई पीछे बैठी एक पावर चलाती है, जिसको कहते हैं आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी? ना, देखिए, आईएएस लॉबी हो तो हमेशा स्ट्रांग रही है, बिकॉज दे आर देयर फॉर 58 ईयर्स। जब तक उनके 58 साल नहीं हो जाते, 60 साल नहीं हो जाते, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते। पॉलिटिकल जो कुर्सी होती है साहब, बड़ी टेम्परेरी होती है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। कांग्रेस ने 70 साल राज किया। आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी 14 साल हो गए राज करते हुए, विच इज़, आई विल नॉट से कि नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी बड़ी टेम्परेरी है, बट ये कुर्सियां होती टेम्परेरी है। लेकिन आईएएस जो होता है वो फिक्स होता है, उसको मालूम है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो मेजर जो डिसीजंस है, जो पेपर वर्क्स है, वो आईएएस ही करता है ना, उनके सेक्रेटरीज करते हैं ना। मिनिस्टर तो से उनको राह दिखाते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और वो दोनों पहलू साथ में लेके चलना, जेब में रखना ज़रूरी है। सर, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अगर देखी जाए, जो एक पहले का दौर देखें और एक अभी का दौर देखें, नाउ द थिंग्स आर लाइक, पहले बयानबाजी होती थी, अब इट्स मोर ओवर द बिलो द बेल्ट हिटिंग होती है। देखिए, हर एक पार्टी का अपना अपना कार्यशैली होती है, अपना अपना कार्य करने का तरीका होता है। कांग्रेस का अलग था, एनसीपी का अलग है, शिवसेना का अलग है, मनसे का अलग है। हर एक पार्टी के एक एक वोट बैंक होते हैं जिनको वो खुश रखना चाहती है। कांग्रेस के वोट बैंक मुसलमान, दलित, हमारे दलित भाई, आपके कुछ और क्रिश्चियंस, ये कांग्रेस के वोट बैंक। आज समय चेंज हो गया है। आज यहाँ पे हिंदुत्व की राजनीति चल रही है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन, जो मुसलमान को गाली बक दे। मुसलमान को गाली बको और अपने आप को सिद्ध कर दो कि आप अच्छे मुसलमान हो, अपने अच्छे हिंदू हो, और आपको पॉलिटिक्स में जगह मिल जाती है। मेरे कितने अच्छे दोस्त जो बचपन के दोस्त हैं, पॉलिटिक्स में हैं। जब तक दूसरी पार्टी में थे, बंद शब्दों में कहूँगा, तब तक बहुत अच्छे दोस्त थे। आज दूसरी पार्टी में आ गए तो मुसलमानों को गाली दो, अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाओ और चमक जाओ, विच इज़ टेम्परेरी। आज अगर ईशान मेरा दोस्त है तो वो बहकेगा नहीं। आज आप टेम्परेरी उसके माइंड के साथ शफल कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदू का भाई मुसलमान है और मुसलमान का भाई हिंदू है, वो रहेगा। कुछ जगहों पे ज़रूर देखने को मिलता है कि भाई यहाँ हिंदू ने मुसलमान को मार दिया, वहाँ मुसलमान, वो हर जगह होता है। वो अमेरिका के से लेके यूरोप तक में इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि हिंदू मुसलमान इस देश में एक रहे हैं और रहेंगे, चाहे कोई भी कुछ कर ले। पानी में आप लाठी मार दे साहब तो पानी अलग नहीं होता, कुछ देर के लिए जुदा ज़रूर होता है। क्या बात है। तो हम कुछ देर के लिए जुदा हो जाते हैं, बाद में एक साथ हो जाते हैं। हमारे एक दूसरे की जो गंगा जमुना तहजीब है, चाहे वो हमारी ईद हो या बकरीद हो, या आपकी दिवाली हो या होली हो, हम सब जगह जाते हैं। मुझे याद है कि मैं तो मंदिरों में जाके प्रसाद लेता हूँ, और आज भी गणपति जी को मानता हूँ और गणपति के उत्सव में जाता हूँ। मैं लाल बाग का राजा जाता हूँ। तो मेरे लिए वो नहीं है, मेरे लिए ये है कि हर धर्म एक समान है, हर धर्म की इज्जत करो आप। जिस दिन आपका खून सफ़ेद हो जाए और मेरा लाल, उस दिन मैं समझूंगा कि आप मुझसे अलग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ने आज की तारीख में लोगों को, न्यूट्रल रहने वाले को भी मजबूर कर दिया, या तो इधर आओ या तो उधर जाओ। तो मैंने कहा ना, टेम्परेरी है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा सेट। देखिए, आज जो कांग्रेस की परिस्थिति है या दूसरी पार्टियों की परिस्थिति है, उस परिस्थितियों से बीजेपी भी निकल के आई है। बीजेपी का भी एक ज़माने में एक एमपी आता था, फिर थोड़ा ज़्यादा बढ़कर 4 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ। उसको भी अपने आप को सिद्ध करने में यहाँ समय लगा, 70-75 साल लग गए उसको सिद्ध करने। कांग्रेस का नेतृत्व सही नहीं है, मैं आपको खुले शब्द पे बोल देता हूँ कि कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं वो या तो बड़े कान के कच्चे हैं, या वहाँ बॉसिंग चलती है,
वहाँ पे परिवारवाद चलता है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने जर्नलिज्म 22 साल किया है और मैंने कांग्रेस के बड़े अच्छे अच्छे नेताओं से बातचीत की है और उस दौरान देखा है कि जब कांग्रेस अपने उरूज में था उस समय भी फैमिली जो बोलते दैट वाज फाइनल। बाकी की पार्टियों के लोग एमएलए को मिलने के लिए, एमपी को मिलने के लिए 2-2 3-3 दिन दिल्ली में रहना पड़ता था। आज कम से कम बीजेपी में वो चीज़ नहीं है। बीजेपी काम भी कर रही है, देयर इज नो परिवारवाद। हाँ, कॉर्पोरेट कल्चर है कि सिस्टमैटिक काम होगा। मैं कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक जो कार्यशैली वो ठीक है। बीजेपी या नरेंद्र मोदी कभी भी खुद ये नहीं बोलते कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। करेक्ट। वो जब भी बोलते हैं वो 130 करोड़ भारतीय बोलते हैं। कुछ लोग जिनको अपनी राजनीति चमकानी है, कुछ लोग 5% यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, कुछ लोग जिनको अपनी राजनीति चमकानी है वो हिंदू मुसलमान का पॉइंट लेके आते हैं और उसमें पब्लिक को बोलते हैं कि आज हिंदू सेफ नहीं है, मुसलमान को बोला जाता है कि मुसलमान सेफ नहीं है। अरे भाई, ये सालों से हमारी ये गंगा जमुना तहजीब चल रही है, कहाँ सेफ नहीं। जब इस देश में सरदार मुख्यमंत्री थे, सरदार जी हमारे प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति हमारे मुसलमान थे, तब भी ये देश सेफ था ना। आज तो सारे के सारे हिंदू हैं, तो हिंदू खतरे में कैसे आ गया? लॉजिक की बात करता हूं मैं। अपने मुसलमान हिंदू भाई से तमाचा खा लूंगा लेकिन मारूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसको दिल से भाई माना है। सही बात है। या वैसे ही मेरा एक हिंदू दोस्त जो है वो मुझसे तमाचा खा लेगा, अगर गलती करेगा तो पलट के नहीं मारेगा। ये कुछ जाहिल लोग जिनके पास कोई कामकाज नहीं होता वो इस तरह की हरकतें करते। जिनके पास नौकरी होती ना सेठ, वो ये सब धंधा करने को नहीं आता। हिंदू मुसलमान, आप नौकरी दे दीजिए उन लोगों को, वो मोर्चा में नहीं आएंगे। मोर्चा भी एक नौकरी है, पैसा मिलता है आने का। सही बात। खुले शब्दों में बोलता हूं, जितनी भी राजनीतिक रैलियां होती है क्या फ्री में होती है क्या? फिर नौकरी दे दीजिए। आज नौकरी, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर उनके पास कामकाज होगा वो थोड़ी इस तरह की चीजों में आएंगे। एक ऑटो चलाने वाला मेरा भाई, वो चाहेगा कभी हिंदू मुसलमान का दंगा हो ना? चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो या मराठी हो या गुजराती हो, वो नहीं चाहेगा दंगा हो। क्यों? क्योंकि उस दिन उसको ऑटो चलाने नहीं मिलेगा, वो घर में राशन नहीं ले जाएगा, उसके बच्चे भूखे सोएंगे, वो भूखा सोएगा, उसकी बीवी बच्ची सब भूखे सोएंगे। तो कभी नहीं चाहेगा दंगा चला। जिसके पास काम नहीं है, जो बेरोजगार है, वही इस तरह की हरकत करता है। और पॉलिटिशियन तो बस अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठा रहता है, वो कभी मोर्चे में थोड़ी आता है। सही बात है। आज मैं सुन रहा हूं कि मनसे ने यहां मार दिया, इसको यहां तोड़ दिया। आज एक मेरे पास जानकारी है कि एक ऑफिस को तोड़ दिया। तो क्या श्री 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 राज ठाकरे साहब जाते हैं तोड़ने? कार्यकर्ता जाता है तोड़ने। ये तो बैठे राज सुनील लेकिन शेट्टी सर कई बार ऐसा होता है ना, जैसे अभी आपने राज ठाकरे का ही नाम लिया, मैं उन्हीं पे आऊँ। मैं आज ही आपका व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था तो आपने वो स्टोरी डाली थी। सर अगर कई बार क्या होता है ना, अगर एज अ बॉस जब हम आपके अंडर भी काम करते थे, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आप हमको ना नहीं कह रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बिना बोले मंजूरी भी दे रहे हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैं राज साहब को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, मैं उनसे मुलाकातें किया हूँ। वेरी डिसेंट मैन। एज अ मुस्लिम मैं कहता हूँ ही इज़ अ वेरी डिसेंट मैन। उसके जैसे पढ़ा लिखा इंसान नहीं है कोई पॉलिटिक्स में। बट ये क्या है जो लॉजिक की बातें उनसे मिलने के बाद मुझे देखने को सीखने को मिली हैं, मेरा विचार चेंज हो गया। मैं बोला, एम आई टॉकिंग टू दैट सेम राज ठाकरे? मैंने बोला, सर आप टीवी में कुछ और दिखते हैं, यहाँ कुछ और। बोले, वो मेरा पॉलिटिकल फेस है, ये मेरा पर्सनल फेस है। आप समझ रहे हैं? अगर वो मराठी की बात करते हैं तो आप हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी चले जाइए, कहाँ नहीं होती भाषाओं की बात। आप तमिलनाडु जाइए, आप आंध्र प्रदेश जाइए, करेक्ट, आप कर्नाटका जाइए, बेंगलोर, अगर वो अपनी भाषाओं की बात करते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र अपनी भाषा की बात करता है तो क्या करता है? अगर आपसे कहा जाता है कि ठीक है तुमको मराठी नहीं आती क्या, आप बोल दीजिए नहीं आती, आई एम सॉरी, आई एम ट्राइंग टू लर्न। और उसके बाद अगर कोई अपना कानून हाथ में लेता तो वो भी गलत है। आपको प्यार से बोल सकता है वो। गांधी, देखिए गांधी जी का देश है ये हिटलर का देश नहीं है। दिस इज नॉट जर्मनी, दिस इज इंडिया। इंडिया में गांधी जी ने कहा था कि कोई एक थप्पड़ यहां मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। लेकिन हमारे ये दूसरे पार्टीज क्या कर रही है, छोटी छोटी सीधा थप्पड़ मार देती है, सीधा गाली घुसे लात मार देती है। तो गांधी जी का देश कैसे कहलाएगा फिर? भाई गांधी जी तो पैदल चल चल के पूरे देश को आज़ाद करा दिया उन्होंने, अपनी एक लाठी से बिना चलाए। ये पार्टियां क्या करना चाह रही है? ये टेम्पररी पॉलिटिक्स है। बट जब आप राज जी से मिले तो आपने 2 फेज देखे, तो आपने कभी बोला नहीं कि ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो बहुत ही,
क्योंकि देखिए देखिए एक विरोध पॉलिटिकल फेस करने का अलग भी एक होता है, तरीका देखिए है। एक पॉलिटिकल फेस अलग होता है इंसान का, जिससे वो अपनी राजनीति चमकाता है, अपनी चीज़ों को चमकाता है। आज बाला साहब, श्री श्री हृदय सम्राट हमारे जो है बाला साहब ठाकरे, वो कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने कभी किसी को मारने को नहीं कहा, किसी को पीटने को नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हर एक समाज का बंदा, हर एक प्रांत का बंदा अपनी माँ के कोख से निकला और उसको इज्जत मिलनी चाहिए। हाँ, महाराष्ट्र की जहाँ तक बात आती है, वो यहाँ पर बैठकर जो इंसान रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसको मराठी सीखनी चाहिए, विच इज़ नॉट रॉन्ग। आप जाइए कर्नाटका, इफ़ यू टॉक टू देम इन हिंदी एंड इंग्लिश, दे विल नॉट आंसर यू। हाँ, दैट्स ट्रू। भाई ये जबान की भाषा, देखिए हमारा जो देश है वो अखंड भारत है। अखंड भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, करेक्ट। हर एक भाषा को एक करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप किसी के ऊपर कुछ थोप नहीं सकते, आप प्यार से समझा सकते हैं। अगर आप नहीं, बच्चे जैसे को इनके ऑफिसेज हैं वहीं पे ये क्लासेस देना शुरू कर दें, मराठी क्लासेस। देते हैं ना, आज स्कूल में भी मेरी बच्ची जहाँ जाती है नहीं, उसको स्कूल ऑप्शन नहीं, मिलता जैसे है। नॉर्मल मैन के लिए। अब जैसे कोई आदमी 22 साल की उम्र में अगर बम्बई आया है या वो महाराष्ट्र में किसी भी स्टेट में आया है, तो उसको एक ये रहे कि भाई तुम मनसे के एक ऑफिस में जा करके इतनी देर मराठी सीख सकते हो, वो आइडिया क्लासेस अच्छा है, देने। आइडिया अच्छा है। महाराष्ट्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक अलग से एक क्लासेस शुरू करना चाहिए जहाँ लोगों को आसानी हो मराठी सीखने में और बोलने में। इंस्टेड ऑफ सर एक गरीब को मारना पीटना, वो जो बुजुर्ग वाला जो वीडियो आपने डाला है सर, वो तो बहुत ही मेरे कचोट गया दिल। वो है तो पिताजी की उम्र के आदमी है, उनको आप थप्पड़ थप्पड़ मार रहे हैं। जो मारता है क्या उसके सीने में दिल नहीं होता, उसको अफसोस नहीं होता होगा बाद में कि उसने अपने पिता समान इंसान को मारा है? होता होगा। लेकिन मैंने कहा ना कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो करे सो भला। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और वहीं देखने को मिलता है कि कुछ भी हो सकता है राजनीति में। और राजनीति में अपने आप को चमकाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, और लोग गए हैं किसी भी हद तक। कुछ बता सकते हैं सर, कोई एग्जाम्पल? ना, बंद शब्दों में देखिए, मैंने कहा ना 22 साल की जर्नलिज्म करियर में मैंने बहुत कुछ देखा है। भाई को मरवाते देखा है पॉलिटिक्स में। आप समझ रहे हैं? प्रमोद महाजन जी का किस्सा आप भूल गए, क्या था वो? सही बात। बहुत लोगों को देखा है मैंने उसमें। इस लंबे टूर में, इस लंबे सफ़र में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन अपने एथिक्स को कभी चेंज नहीं किया। इसलिए मैंने बहुत सारे डेटे को निकाल के फेंक दिया ताकि शरीर में हल्का रहूं। देखिए, जब आप कपड़े पहनते हैं और जेब में वज़न डाल दें तो आप चल नहीं पाएंगे। अच्छा ये हो कि वज़न को निकाल दिया करें। खाली वज़न जितना चलेगा ना जेब, उतना लंबा चलेंगे बिना थकान के। तो जब मैं सुबह निकलता हूँ ना, तो ये पूरा फ्रेश होकर निकलता हूँ। बाकी की जो अनवांटेड चीज़ें उसको डिलीट कर देता हूँ। क्या करना है बॉस, उसका अंजाम, उसका जो अच्छा किया बुरा किया कर्मा देखेगा। मैं उसके कर्मे में जाके सुधार करने वाला हूँ क्या? तो वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो लोग गलत कर रहे हैं उनका कर्मा देखेगा, आज नहीं तो कल उनको भी भुगतना पड़ेगा। जो जिनके तूती बोला करती थी महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में, आज उनका असर क्या है? क्या है? कोई नहीं पूछता। नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी तूती बोला करती थी। आज वो अगर किसी एक हवलदार को भी कुछ फ़ोन करके बोल दे तो हवलदार भी बात नहीं सुनेगा। तो समय चेंज होता है, हर एक का वक्त चेंज होता है। कभी अच्छे समय पे आप अपने पर घमंड ना करें, क्योंकि बुरा वक्त आने में समय नहीं लगता बॉस। बिल्कुल। और समय प्रकृति का नियम है। बचपन में आपने देखा होगा महाभारत, उसमें आता था मैं समय हूँ। तो ये समय है, गोल घूमता रहता है, घड़ी गोल है, गोल घूमता रहता है। किसी वक्त आपको ऊपर लेके जाता है, कब नीचे लेके आ जाए यू नेवर नो। ऐसा परिवार मुंबई में, महाराष्ट्र में था, जिनके यहाँ हमारे होम मिनिस्टर बैठे रहते थे 12-12 घंटे, भारत के होम मिनिस्टर। आज वो परिवार कहाँ है? वेयर इज दैट फैमिली? स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग? अरे भाई, उनके खुद का परिवार के सदस्य उनको नहीं पूछता। जो मेरी बातों से जो जिन्होंने मुंबई में रहे हैं और जो मुंबई को देखे हैं, वो समझ रहे हैं कि मैं किस परिवार के बारे में बात कर रहा हूँ। गुरूर, घमंड कभी किसी का नहीं रहता बॉस। वक्त है, गुजर जाता है, फिर नया आता है, वो भी गुजर जाता है। जब तक आप अपनी मंजिल में नहीं पहुंच जाते, आप शमशान जाएंगे, मैं कब्रिस्तान जाऊंगा। वो हमारी आखिरत है, वो हमारा लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन है। अभी तो हम सफ़र में है ना, हम तो जर्नी में हैं। ये जर्नी में कई लोग मिलते हैं, कई लोग छूट भी चढ़ते हैं। ये हमारे ट्रेन के सफ़र में कभी कोई चढ़ता है उस ट्रेन में, हमारी लाइफ में कोई उतरता है। किसी के साथ प्यार की बातें होती, किसी के साथ नफरत की बातें होती। तो वक्त किसी का नहीं रहता, इवन पॉलिटिशियंस का नहीं रहता। वक्त किसी का नहीं रहता। इसी बात पे सर एक वक्त था
मैं आई कैन नेम, शिवसेना ने आप पे अटैक किया था। 500 लोगों ने मारा था मुझे, 500 शिव सैनिकों ने मुझे मारा था। संजय निरुपम जो आज मेरे ख्याल से कौन सी पार्टी में है, एनसीपी में है, शिवसेना में वापस चले गए क्या? शिंदे। अच्छा अच्छा, शिंदे साहब के साथ चले गए, पता नहीं चलता कब कहाँ चले जाते हो। हाँ। वो एक चर्च गेट पे एक सभा ले रहे थे। मुद्दा था कि क्या भजन कीर्तन ट्रेनों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा, हाँ, बहुत हाँ, आप तो correct। बहुत छोटे होंगे उस हाँ, वक्त। हाँ। तो मैं और एक रमेश कोडेकर करके कैमरामैन था मेरा, बहुत सीनियर कैमरामैन है वो, हम लोग चर्च गेट में कवर कर रहे थे और मैंने इंटरव्यू में पूछ लिया कि संजय साहब, कोई बोलता है भजन कीर्तन होना चाहिए, कल मुसलमान बोलेगा मुझे नमाज पढ़ना है, क्रिश्चियन बोलेगा मुझे क्रॉस टांग के दे दो, वो लॉर्ड इन द नेम ऑफ, वो मैं करूँगा, हमारे सरदार जी भाई बोलेंगे हमारे गुरु जी आपकी फ़ोटो लगा दो। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पॉलिटिकली लेना कितना अच्छा है, सही है। उन्होंने तोड़ मोड़ के जवाब दिया। जैसे ही वो मैंने ख़त्म किया इंटरव्यू और मैं अपनी गाड़ी की तरफ गया, बहुत पीटा मुझे लोगों ने, बहुत मारा। जे जो कॉलेज है उसकी लाइन में मेरी गाड़ी खड़ी थी, बहुत मारा, नाक वाक फोड़ दिया, पूरे कपड़े फाड़ दिए। हम गरीब जर्नलिस्ट क्या करें? जर्नलिस्ट तो बिल्कुल निहत्ता होता है साहब। जर्नलिस्ट के पास उसकी कलम की पावर होती है, वरना वो निहत्ता ही सफ़र करता है। तो पिटे पिटे, रमेश भी पिटा, मैं भी पिटा, मेरा छोटा भाई था वारिस, वो भी पिटा, वो भी बेचारा असिस्टेंट में था, वो भी पिटा। मार खाए, चुपचाप ऑफिस चले गए, ये पूछे अपने आप को, दूसरे दिन फिर काम पे लग गए। तो ये हमारे साथ आम बात है। सबसे इजी टारगेट जर्नलिस्ट है, लेकिन आज थोड़ा जर्नलिस्टों को पैसा आ गया है, थोड़ा इज्जत आ गई, तो थोड़ा वो कहाँ protection से आया करने- पैसा? आज मीडिया हाउसेस जो चल रहे हैं वो कॉर्पोरेट से चल रहे हैं। पहले मीडिया हाउस जर्नलिस्ट चलाते थे तो पगार नहीं दे पाते थे। सुनिए, जब मैंने शुरू किया ना करियर जेन टीवी से, उस समय पगार देने के लिए जेन टीवी के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। कितने मेरे भाई जानते हैं कि हम फ्री में काम किया करते थे, मतलब 2-4-5 हज़ार भी मिल जाते थे तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। आज कॉर्पोरेट्स ने ले लिया है, जहाँ कैमरामैन को 40,000 50,000 सैलरी मिल रही है। अच्छा रिपोर्टर है चमचागिरी करने वाला तो उसको 1 लाख 1.5 लाख मिल रहा है, उससे और बटरिंग करने वाला है तो 2 लाख मिल रहे हैं, टाइम पे मिल रहे हैं, तो पैसे आ जाते हैं। लेकिन वो भी चुनिंदा लोगों के साथ। कल मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त क्राइम रिपोर्टर शिवा, उसका देहांत हो गया कल रात को 10 बजे। बहुत ही अच्छा क्राइम का रिपोर्टर था, हमने बहुत सारे करियर्स में स्टोरी ब्रेक की। जब मुझे पता चला कि उसका देहांत कैसे हुआ तो मुझे अफसोस हुआ। मैं जे हॉस्पिटल भाग के गया। 7 दिन पहले उसको दर्द होता है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए की डिमांड की जाती है जो उसके परिवार नहीं दे पाता है। कुछ क्राइम के रिपोर्टर्स इकट्ठा होकर डोनेशन भी देते हैं, इकट्ठा करते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल बाद में यहाँ वहाँ से फ़ोन लगा के उसको जे में भर्ती कराया गया, तब तक इट वॉज टू लेट, और कल 10 बजे उसका देहांत हो गया। तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक चीज़ कहूँगा ईशान, कि जिस रिपोर्टर को, जिस कैमरामैन को कभी भी कोई भी तकलीफ होती है शारीरिक, वो मुझसे संपर्क करे, मैं उसका इलाज कराऊंगा। मेरे हॉस्पिटल्स जो मेरे दोस्तों के हैं वो हमेशा उनकी खिदमत के लिए रेडी हैं, बिना पैसा चार्ज किए। मेरे पास कुछ ऐसे NGOs हैं जो पैसा लगाते हैं। हमारे भरत भाई मेरा हैं जो राधे मीरा ट्रस्ट के हैं, उनसे आप कभी भी मदद मांगिए, चाहे वो लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, उन्होंने कभी भी मना नहीं किया। तो जिसको वाकई ज़रूरतमंद इंसान जो है, मैंने उसके परिवार को यही बोला, उसके भाइयों और दोस्तों को, कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो तब के जर्नलिस्ट और अब के जर्नलिस्ट में मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ। आपने कहा ना पैसे कहाँ से आए, तो पैसे आ रहे हैं अब जर्नलिस्टों के पास। ऐसा नहीं कई जर्नलिस्टों के पास पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि निकाला जा रहा है, कॉस्ट कटिंग हो रही है। ये मोबाइल फ़ोन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। पहले तो कैमरामैन बड़े बड़े कैमरा लेके जाते थे, ओबी वैन लेके जाते थे लाइव करने के लिए। अब ज़रूरत नहीं है, अब तो एक मोबाइल से 5G कनेक्शन लीजिए और लाइव कर लीजिए। तो नौकरी कॉस्ट कटिंग हो रही है ना बॉस। कितने सारे लोग बेरोजगार हैं, आई कैन काउंट सो मैनी। मुझे डेली फ़ोन आते हैं कि सर मुझे यहाँ से निकाल दिया, अब दूसरी जगह प्लेसमेंट करिए। कितना करेंगे, करना जितना हो सकता है उतना करता हूँ। सर, जैसा हम लोग अभी पॉलिटिक्स की दुनिया की बात करते हैं, आप तब की पॉलिटिक्स और अब की पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क देखते हैं? तब की राजनीति और अब की राजनीति कैसे अलग है? पहले धर्म की राजनीति नहीं देखने को मिलती थी। आप यकीन कीजिए कि जब हम फील्ड पे जाया करते थे, तब अगर हिंदू मुस्लिम में कहीं हो भी जाता था ना झगड़ा, तो हमारे एडिटर क्या बोलते थे, या फिर इनपुट एडिटर क्या बोलते थे कि यार बोलो 2 समुदाय का झगड़ा हुआ। करेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा हम कभी नहीं बोलते थे। हाँ, 2 समुदाय का झगड़ा हुआ।
हम समुदाय का नाम लेते थे। अब खुलकर पूछा जाता है, मारने वाला हिंदू है कि मुसलमान है? मुसलमान है तो बड़ा कर दूं। कितने रिपोर्टर्स ने मुझे बोला है ये चीज़ कि आज मैं किसी चैनल की नौकरी क्यों नहीं करता हूँ। लोग मुझे बोलते हैं, भाई जी आपके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, आपको तो किसी भी चैनल में एडिटर बन के बैठना चाहिए। नहीं कर सकता मैं किसी की गुलामी, नहीं कर सकता मैं हिंदू मुसलमान, क्योंकि हिंदू भी मेरा वही भाई है जो मेरा मुसलमान भाई है। मैं नहीं लड़वा सकता, मैं नहीं फितना परस्ती बर्पा कर सकता हूँ यहाँ पर। तो पहले ये जंग बंद शब्दों में होती थी, अब खुले शब्दों में होती है। पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदू मुसलमान का झंडा नहीं फहराती थी यार। आज हर झंडे में, आज बीजेपी हिंदू की हो गई है, कांग्रेस मुसलमानों की हो गई है। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता। बट ये एजेंडा भी तो मीडिया ने ही चलाया ना सर। इस पे आते हैं कि आज ही की न्यूज़ है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में दिख रहे हैं। होना ही चाहिए था, तो होना ही चाहिए था। मैं ये स्टोरी जानना चाहता हूँ वहाँ से जब ये अलग हुए थे और आज जो साथ में है, अलग कैसे? सीधा देखिए, पुत्र मोह, मैं बड़े खुले शब्दों में कहूंगा, जो राज ठाकरे को बुरा लगा। राज ठाकरे ये बिलीव कर रहे थे कि पार्टी की नेतृत्व उनको दिया जाएगा, उनको नहीं मिला। श्री बाला साहब ठाकरे ने अपने पुत्र उद्धव ठाकरे को दे दिया। वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ। राज ठाकरे ने अलग पार्टी बनाई, बड़ी सिंपल। पहले इलेक्शन में शायद 30-32 सीटें लेकर आए, बड़ी उपलब्धि मानी गई। लेकिन धीरे धीरे उनकी पार्टी गिरने लगी। लेकिन हाँ, शिवसेना इसलिए गिरने लगी क्योंकि जितने भी मसल पावर वाले लोग थे ना, जो सड़कों पे उतरने वाले लोग थे पार्टी के लिए, बाला साहब ठाकरे बोले बंद तो बंद। मुंबई बंद करने वाला एक ही टाइगर था बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, बाला साहब ठाकरे, और किसी की हिम्मत नहीं थी। वो जो लड़ाकू लोग थे, वो जो कार्यकर्ता थे, जुझारू कार्यकर्ता, वो राज के साथ चले गए। तो यहां पार्टी को कहीं ना कहीं सेंध लगी। ये दोनों जानते हैं कि ये एक और एक अगर होंगे तो 11 होंगे। 20 साल बाद ही सही, लेकिन अब समझ में तो आया कि ये दोनों पार्टी, देखिए, दो शेर का झगड़ा अगर होता है तो कोई कुत्ता फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये दोनों शेर हैं और इनकी दोनों की झगड़े का फायदा कई लोगों ने उठाया है, कई लोगों ने उठाया। तो ये शेरों का एक साथ होना बहुत अच्छा है, मुझे कोई बुराई नहीं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये जो 20 साल जो हुए हैं, ये 20 साल में दोनों पार्टियों के, दोनों की इमेजेस में नुकसान पहुंची है। ये तो बहुत पहले एक हो जाना चाहिए था। अब पार्टी में थोड़ा चेंजेस आएगी, अब पार्टी में थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा। बट अगर देखा जाए शिवसेना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाला साहब ठाकरे जी, उस समय भी एनडीए के गठबंधन में थी। सो उस समय भी एनडीए के गठबंधन में थी। बट उसके बाद उद्धव जी के आने के बाद बहुत चीज़ें बदली, बहुत चीज़ें अलग हुई, फिर वो बीजेपी से अलग हुए। देखिए, बाला साहब ठाकरे इतने बड़े महान नेता थे, वो कभी भी सीएम नहीं बने। उन्होंने कभी भी अपने आप को पॉलिटिकल जो पदवी है उससे दूर रखा, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज अ किंग मेकर। दिस फैमिली वॉज ऑलवेज अ किंग मेकर, दे वॉज नेवर वॉज अ किंग। उनके घर से किसी ने भी मंत्रिमंडल में शपथ नहीं ली, ना मंत्रिमंडल में शामिल हुए। श्री बाला साहब ठाकरे अगर चाहते तो वो कब का सीएम, पीएम, डिप्टी सीएम कुछ भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उद्धव ठाकरे जी का सबसे गलत जो मूव था वो सीएम की पद लेना, क्योंकि जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक चेयर पे आते हैं ना, देन यू आर आंसरेबल फॉर एवरीथिंग। देन एवरी टॉम डिक हैरी विल कम टू यू एंड ही विल क्वेश्चन यू। टाइगर के पास आके एक चूहा भी सवाल करेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो टाइगर था, उसको अपने डन में रहना चाहिए। अब वो जब निकल के पब्लिक के बीच में आया, कुछ ऐसी पब्लिक भी होती है जो आपको अच्छा नहीं चाहती, ऑपोजिट भी होती है। उनके ऊपर लालचन उछालना शुरू कर दिया, अरे ये तो मिलते नहीं है, अरे इनसे तो मुलाकात के टाइम नहीं होता। अरे मैं बोलता हूँ, जो लोग आज इतने बड़े नेता बने वो किसके आशीर्वाद से बने? बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से। तो उनको हमेशा उनका कर्जदार रहना पड़ेगा, उस परिवार का कर्जदार रहना पड़ेगा। तो ठाकरे इज अ हार्ट पेशेंट, कितने भाग दौड़ी करेंगे बेचारे। राज ठाकरे इज अ डायनामिक, ही नीड्स पीपल लाइक दैट। और एक ही परिवार के बॉस, एक ही खून है, कब तक जुदा कर सकते हैं आप किसी खून को? 14 साल के बाद राम वनवास से वापस आए, ये 20 साल के बाद आए, 6 साल ज्यादा ले लिया, आए तो। करेक्ट। मैं तो उसको इस तरीके से लेता हूं,
अब देखिएगा इस पार्टी का क्या होगा आगे। ये दोनों पार्टियां अगर मिल गई हैं तो बाकी की पार्टियों का क्या होगा वो भी देख लीजिएगा। कईयों ने तो चने चबाना शुरू कर दिया अभी से, कई नेताओं की तो अभी से हिल गई है कि हे भगवान ये क्या हो गया। अब जो होगा देखेंगे। 22 साल पत्रकारिता में देखा है तो अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा तो और ज़्यादा देखेंगे। मज़ा आएगा लेकिन आने वाले दिनों में, बिल्कुल। और सर कॉर्पोरेशन के चुनाव में। बिल्कुल सर, और आपने अंडरवर्ल्ड को भी बहुत करीबी से देखा है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया क्या होती है, अंडरवर्ल्ड में सो कॉल्ड एक इज्जत भी होती है उनकी दुनिया में। कई बार मीडिया वो बैरियर क्रॉस कर देती है। इन सब के बारे में जानना चाहूँगा कि आखिरकार अंडरवर्ल्ड की दुनिया क्या है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया डराना, धमकाना, मारना, पीटना, गोलियां चलाना, एक्सटॉर्शन करना, और क्या है। इंसानियत बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। इंसानियत होती है इनके अंदर, लेकिन जब इनके इंसानियत वहाँ होती है जहाँ पे इनका खुदगर्जी हो। ये बड़े खुदगर्ज लोग होते हैं। इनके खुद का भाई मरता तो आंसू निकल आता है, लेकिन जब ये दूसरे के भाइयों को मारते तब आंसू नहीं निकलता। इंसानियत है बहुत बड़ा बड़ा, कूट कूट के इंसानियत है, लेकिन खुदगर्ज के साथ, खुदगर्जी के साथ। आप समझ रहे हैं? अंडरवर्ल्ड ने कितने लोगों को मरवाया है, उनके लिए रोया, लेकिन अंडरवर्ल्ड का खुद का कोई मर गया तो रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। तो दिस इज व्हाट अंडरवर्ल्ड इज। और अगर देखा जाए कभी, जैसे अभी जेडे सर की हत्याकांड हुई थी, एंड आप तो उनसे मिले हुए हैं, आप उनके संग काम किए हुए हैं, उस सीन को आप कैसे देखते हैं? जेडे वॉज अ टेरिफिक पर्सन, ही वॉज अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वेरी गुड इन्वेस्टिगेटर। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है उनसे। हमने साथ, हमारे साथ करने का, साथ काम फील्ड करने पे का थे ना आप सौभाग्य लोग? नहीं है, लेकिन हाँ फील्ड पे हमेशा मिलते थे, और दोस्त भी थे, मेरे व्यक्तिगत दोस्त थे। हम लोग का मुलाकात तो होती रहती थी, रेस्टोरेंट में बैठ के चाय कॉफ़ी पिया करते थे। वो इतना डीप चले गए एक स्टोरी में कि शायद एक बाउंड्री को लांग लिया उन्होंने, और वो उनके जी का जंजाल बन गया। देखिए, मैंने कहा ना पहले आपको कि हम बड़े इजी टारगेट है साहब। हमको कोई भी मार सकता है, कोई भी पीट सकता है, कोई भी गाली बक सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं? हमारे सपोर्ट में कोई लॉ तो है नहीं। आज आप एक डॉक्टर को मारिए तो उसके साथ लॉ है, लेकिन अगर आप एक जर्नलिस्ट को मारते हैं तो क्या लॉ है? कोई लॉ नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जर्नलिस्ट इज अ ईजी टारगेट, और ईजी टारगेट समझ के जेडे को मार दिया गया। इट वॉज वेरी बैड। क्या स्टोरी थी सर वो? स्टोरी सभी जानते हैं, अब उस बारे में बात करके क्या फ़ायदा। आई थिंक इट्स अ वेरी ओल्ड नाउ। भगवान जेडे की आत्मा को शांति दे। एट दैट वेरी सेम टाइम बाबा सिद्दीकी का जो भी हुआ सर, हाँ मीडिया ने और सबने एक स्टोरी दिखाई लॉरेंस बिश्नोई, बट कहीं ना कहीं एक दबी ज़बान में सबका ये था कि दिस वाज अ पॉलिटिकल किलिंग। आपके सोर्सेज और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, मैं काफ़ी चैनल्स में ये बात कह चुका हूँ, आपके यहाँ भी वही बहता हूँ कि इट वॉज नॉट बिश्नोई। बिश्नोई की मैं फिर वही बात कहूँगा कि बिश्नोई की औकात नहीं है बाबा सिद्दीकी जैसे टाइगर का शिकार करने की। ही वॉज एन MLA for 4 times, boss. He was a cabinet minister, and he was a leader of a ruling sitting party with carrying Y+ security. ये उसकी औकात है मारने की? नहीं, ये पूरा जो काम हुआ है ये प्रोफेशनल तरीके से हुआ है, और इसको कोई गैंग ही मार सकता है, बड़ा गैंगस्टर्स। अगर थ्योरी समझे आप मारने की, तो मुझे तो लगता है कि डी कंपनी ने मारा होगा। डी कंपनी की थ्योरी है पूरी, पटाखे जलाना, उसके शोर से डिस्टर्ब करना, और फिर उधर पे आके गोली मारना प्रोफेशनल तरीके से। बस अब क्यों मारा है, डी कंपनी ने मारा नहीं मारा, दैट आई डोंट नो, लेकिन किसी ने भी अगर मारा है बड़े प्रोफेशनल तरीके से मारा है। लेकिन बिश्नोई, नो, आई डोंट एग्री टिल टुडे। मेरी व्यक्तिगत राय है कि बिश्नोई कैन नॉट बी दैट। पॉलिटिकल किलिंग को लेके आपका पॉलिटिकल हो या फिर बिजनेस हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिश्नोई को नहीं मारेगा। बिश्नोई क्यों मारेगा उनको? सलमान को डराने के लिए? अरे भाई, सलमान को डराना है तो बहुत सारे इजी टारगेट थे। नदीम घूमते हैं उनके साथ, शेरा घूमता है उनके साथ, हैं घूमता है ना, सही बात है। फिर वो पीपी घूमता है उनके साथ, उसको पैर में गोली मार दो वो डर जाएंगे सलमान भाई। अरे मेरे इतने बड़े आदमी को मारेगा सलमान भाई को डराने के लिए? सही बात है। बाबा सिद्दीकी जैसे टाइगर को? नो, एक बच्चा भी इस पर यकीन नहीं करेगा। खैर, आज तो सबके पास सिक्योरिटी है, अच्छी लंबी लंबी सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन बिश्नोई अब कहाँ है? बिश्नोई पिछले 6 महीने में आपने सुना है बिश्नोई किधर है? मुझे तो ऐसा लगता है ना,
कि कई बार तो बिश्नोई खुद अपनी खबर पढ़ के जेल में बोलता होगा यार क्या है ये। देखिए, अंडरवर्ल्ड का जब ज़माना चल रहा था ना, 90s की बात थी, उस समय दाऊद और राजन दो बड़े मुखिया थे, लेकिन वो लोग कभी सामने आके बोलते नहीं थे कि हाँ इसका मर्डर मैंने किया। तो क्या होता है, चुटपुंजिया जो होते हैं ना, टुच्चे लोग, हेमंत पुजारी, रवि पुजारी और इसके जैसे छोटे छोटे लोग, वो लोग जिम्मेदारी ले लेते थे। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट बढ़ जाती थी। जिसको कोई 10 लाख नहीं दे रहा है, वो बोलेगा मैंने इसकी किलिंग कराई, तो 20 लाख मिलने लगते थे। ये तो धंधा है ना। एवीएम पुजारी, रवि पुजारी कौन थे ये लोग? कोई नहीं जानता था। लेकिन जब दाऊद सामने आके बोलने लगा, टीवी पे उसके भाई आके बोलने लगे कि हाँ ये मैंने किया, ये मैंने नहीं किया, राजन की गिरफ्तारी हुई, राजन का मैंने जब इंटरव्यू लिया तो बोलने लगा, वो टीवी पे आके बात करने लगा, तो ये लोग भी चुप हो गए। किसी चीज़ का क्रेडिट जो किया है वो ना ले, दूसरा कोई ले ले, तो फायदा हो जाता है ना उसको, धंधा चल पड़ता है। तो चल पड़ा, इसका भी धंधा बिश्नोई का चल पड़ा, माउथ पब्लिसिटी से बिश्नोई 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 बिश्नोई। आपको, आप इतनी बेबाकी से बात करते हैं, आपको कभी डर नहीं लगता सर किससे? अंडरवर्ल्ड से? साहब मैं तो आपको अक्सर देखता हूँ, आप कई बार तो स्कूटी पे निकल साहब, जाते हैं। मेरे को इस दुनिया में किसने लाया? उस परवरदिगार ने, उस भगवान ने। इनकी औकात है लेके जाने की। कभी कॉल आया आपको अंडरवर्ल्ड आते से? हैं ना, अरे बहुत अच्छे कॉल आते हैं, प्यार भरे कॉल आते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो परवरदिगार, वो भगवान, वो क्राइस्ट, वो बोलते ना गुरुदेव, जब तक नहीं चाहेगा मुझे यहाँ से कोई ले जा नहीं सकता। और जब आएगी तो पता चला मैं नीचे उतर रहा हूँ सीढ़ी से, स्लिप हुआ, मर गया। यू नेवर नो। बट सर देखो, आप, क्या होता है ना, आपकी एक फैमिली है, तो फैमिली इज कंसर्न कि आप क्या कर रहे हो। मेरे भाई बुरा मत मानिएगा, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बट शेर के बच्चे भी शेर ही होते हैं। लोमड़ी पैदा नहीं किया मैंने। अगर मेरे में डेयरिंग है तो मेरे बच्चों में भी डेयरिंग होना चाहिए, मेरी बीवी में भी डेयरिंग होना चाहिए। एंड आई एम रेडी। आओ, मैं नहीं डरता। मुझे सच्चाई बोलने पे, ये सच्चाई दिखाने में कोई डर नहीं लगता। क्या होगा? मार बहुत खाया मैंने, एक बार नहीं 2-3 बार मार खाया हूँ, फिर खा लूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी एक है मेरी जान, जियो तो अच्छे तरीके से जियो। लोग बोलना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा था, सारा कुछ बोलता था यार, वैसा चाहिए। सारा नौकरी किए, 10 बजे बैग उठा के गए और शाम को 6 बजे घर पे आ गए। ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा बॉस? ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? आज अगर बेबाकी ना हो, आज अगर सच्चाई बोलने का अगर आप में जज्बा ना हो, तो किस काम की ज़िंदगी? तोहमत लगाते हैं लोग। देखिए, मुझ पर भी तोहमत लगती हैं लोगों की कि यार ये अंडरवर्ल्ड के पीछे पड़ा है तो कोई फ़ायदा होगा, ये बेटिंग ऐप वालों के पीछे पड़ा है तो कोई फ़ायदा होगा, ये बुकियों के पीछे पड़ा है तो कुछ फ़ायदा होगा, ये इनके पीछे पड़ा है, उनके पीछे पड़ा तो कोई फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा? फ़ायदा एक ही है कि मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। अरे इसने तो पैसे ले लिए होंगे वहाँ से, अरे इसको तो मोटा पैसा आ गया। आई डोंट केयर बॉस, जो बोलना है बोलो, मुझे जो करना है मैं करूँगा। मैं तो सुनता भी नहीं हूँ, मैं तो सामने वाले कहा, जा भाई चल चल। क्यों मैं उसको सफाई दूँ? मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरी बीवी है, ये 3 चीज़ों को, 3 लोगों को मैं सफाई देता हूँ। मेरे बाप को अल्लाह जन्नत नसीब करे, इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ को इस दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बीवी कभी कदार कोई सवाल करती तो मैं जवाब दे देता हूँ। जब इन लोगों को मालूम है कि हक हलाल की कमाई लेके आता है, तो मुझे और किसी को जवाब दे? ऊपर वाला तो देख ही रहा है। लोगों ने बहुत कोशिश की इम्प्लीमेंट, हमको मुझे फंसा दें, ये कर दें, लेकिन नहीं, ऊपर वाला साथ देता है ना। जब आप हक में रहते हो ना तो आपको कैसे फंसाने की कोशिश की गई? 92 में एक कुछ केस हुआ था, 92 में नहीं, माफ़ी चाहूँगा, 2002 में कुछ केस हुआ था, उसमें चाहा था लोगों ने कि मैं फंस जाऊँ। क्या केस? उस मर्डर केस में मेरा नाम आ जाए। हमारे एक अली नाजानी तहलका चलाते थे, उनकी हत्या हो गई थी। तो कुछ मेरे खास दोस्त जिनको मैंने नौकरी पे रखा था, वो लोगों ने जाके स्टेटमेंट दिया था कि नहीं, वाहिद ने उसको धमकी दी थी, तो मुझे बुलाया गया था स्टेटमेंट के लिए सब। तो उस समय अगर वो चाहते तो मुझे उस FIR में डाल सकते थे, क्योंकि मेरी दिए हुए नौकरी वाले लोग, मेरी दोस्त जिनको मैंने नौकरी पे रखा था, वही वो जाके स्टेटमेंट दे रहे थे क्राइम ब्रांच को कि वाहिद ने निकलते समय उसको धमकी दी थी और हो सकता वाहिद ने करवाया। कैन यू बिलीव? अजीब लोग हैं। तो मैं गया, स्टेटमेंट दिया मैंने। हमारे MN सिंह साहब कमिश्नर थे उस वक्त, प्रदीप सावंत वॉज डेप्यूटी कमिश्नर फॉर क्राइम, सलास्कर साहब थे, आपके प्रदीप शर्मा जी थे,
सबने मेरा स्टेटमेंट लिया, कुछ नहीं। लेकिन फंसाना उस वक्त ऊपर वाले ने साथ दिया ना, कोई दोस्त यार काम नहीं आया, कोई पावरफुल फ्रेंड साथ का काम नहीं आता, सबसे बड़ा पावरफुल वो है। सर क्या होता है ना कि जो जर्नलिस्ट जिस समय आप जर्नलिज्म कर रहे थे उस समय अक्सर जर्नलिस्ट ना अगर एक अच्छी बाइक से भी चलते थे तो इट वाज अ क्वेश्चन मार्क कि इतना पैसा कहाँ से आया, क्योंकि जर्नलिज्म में पैसा नहीं था, एज यू ऑल्सो मैंशनड। आपकी ग्रोथ कैसे हुई? मेरी ग्रोथ हो गई सर सोशल मीडिया पे तो देखते हैं हम लोग। अरे सोशल मीडिया की यार, अभी तुम यार ताजमहल के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचाऊंगा कि ताजमहल मेरी हो गया क्या? नहीं तो सर, लेकिन चार्टर के अंदर अगर तो चार्टर मेरे दोस्तों का, मेरा हो गया क्या? अरे मेरे दोस्त हैं जो मुझे बोलते हैं वाहिद भाई चलो बैठ के प्लेन में मेरे साथ, मैं जाता हूँ उनके साथ, क्या गुनाह है? कल तुम्हारे पास बाइक है कि नहीं? हाँ। मैं बोलूंगा मेरे को लोखंड वाला छोड़ दो, तो क्या तो मैं क्या बाइक मेरी हो गई? सही बात है। नहीं ना। बोले तो ना सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया 90% फेक है यार। हर आदमी अपने फैमिली को हैप्पी दिखाता है, बाद में देखो रात में बीवी से मार खाता है। वो सोशल मीडिया पे मत जाओ, वो सोशल मीडिया, मैं तो लोगों को बोलता हूँ मेरा सोशल मीडिया पे मत देखो कुछ। भाई मैं कुछ चीज़ें, मेरे को रील बनानी नहीं आती, मेरी बीवी मेरे से रील बनवाती है, करना पड़ता है बीवी को खुश करने के लिए। शी इज अ डिजाइनर, यू नो, शाइस्ता अली खान। हाँ। तो कहीं कहीं उसको मेंस कलेक्शन करने होते तो मुझे पहना देती कपड़े। अब मेरे जैसा ये बेहुदा आदमी कहाँ वो मॉडल करता बैठेगा यार, करना पड़ता है। जितना हो सके सोशल मीडिया को वही दिखाओ जो देखना चाहते हैं, असलियत कभी मत दिखाओ, नजर लग जाएगी। सही बात है। सोशल मीडिया में जहां तुमने अपनी रोने वाली फोटो डाल दी तो वो मजाक उड़ाएंगे, लेकिन हमेशा हंसते हुए दिखाओ, नाम हैप्पी। अंदर वो बीवी से गाली खा के आया है, मार खा के आया है, वो कौन देख रहा है? बट टुडे आई एम सिटिंग विथ, आई एम वेरी हैप्पी। हो सकता है मेरे निकलते वो बीवी से झगड़ा हुआ हो। नो, डोंट बिलीव इन सोशल मीडिया, इट इज जस्ट अ टाइम पास। उसको हमने अपनी ज़िंदगी बना ली है। चलो उठते पहले, सबसे पहले क्या होता था कि जो बच्चे हैं वो उठने के बाद अपनी मम्मी को पैर पड़ते थे और नाश्ता करते थे। अब बड़े जो हो गए हैं वो, तो अब सबसे पहले उठ के अपने मोबाइल को हाथ लगाते हैं। सुबह उठते साथ ही वो कुछ नहीं देखेगा, पहले दुनिया में देखेगा मेरा मोबाइल फ़ोन किधर है। करेक्ट। तो ये जो एडिक्शन हो गया ना बॉस, ये बहुत गंदा है। आज हम मोबाइल फ़ोन के बिना रह ही नहीं सकते। तो ग्रोथ की बात आप जो कर रहे हैं, मेरी दादी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बॉलीवुड में बड़ी स्टार थी। हम खुद एक नवाब फैमिली से आते हैं, नवाब मोइनुद्दीन मिर्ज़ा खगड़ा के, ये दुनिया जानती है कि हम उस नवाब फैमिली के हैं। और पैसा तो हमने दुनिया में बचपन से देखा है यार। आप यहाँ पे कितने दोस्त मेरे जो कैमरे के पीछे वो जानते होंगे कि जब मैं रिपोर्टिंग भी करने आता था तो मारुति 1000 में और इंडिका और इंडिगो में आता था। उस ज़माने में जब मेरी पगार 4000 रुपये थी, 6000 रुपये थी, 8000 रुपये थी, उस समय भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में मैं आता था, अच्छी गाड़ियाँ चलाता था। तो पैसा तो बचपन से ही देखा है। हाँ, तकलीफ भी सही है। जब मेरी दादी से, मेरे डैड से मेरा झगड़ा हो गया था, मैं घर छोड़ के चला गया, तब तकलीफ भी सही है। टेलीफोन ऑपरेटर का भी काम किया है ऑफिस में बैठ के, तो सब कुछ है मेरे लाइफ में। तकलीफ से मैं निखरा हूँ, गालियाँ खाई हैं प्रोडक्शन मैनेजर्स की, असिस्टेंट चीफ डायरेक्टर्स की शूटिंग के दौरान, तो निखरा हूँ वहाँ से। गालियाँ खा के भी छोड़ा नहीं बम्बई को। हालांकि मैं, हमारे परिवार यहाँ पिछले 150 साल से रह रहा है बॉम्बे में, तो हम बहुत मेहनत करके आ गए हैं। ऐसे नहीं, लोगों को लगता है कि आसान है, लेकिन आसान नहीं है, बहुत मेहनत किया है। इतने सालों में आपने बॉलीवुड भी बहुत करीब से देखा होगा। क्या बॉलीवुड में सब ड्रग्स लेते हैं? बॉलीवुड में पैदा हुआ हूँ मैं। हाँ, आप यकीन आपकी तो करें दादी। हाँ। कि जब मैं पैदा हुआ तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, नाम लेना ठीक नहीं होगा, उनकी गोद में खेला हूँ मैं। उनसे उन्होंने मेरा पेट नेम रखा है सनी, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। आज बहुत बड़े स्टार हैं वो, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन अंकल बोलता हूँ मैं उनको। तो अभी मेरी थोड़ी ना इत्तेफाकी चल रही है उनके साथ, वो मुझसे नाराज़ हैं बेटिंग ऐप को लेकर, लेकिन उनके गोद से खेला हूँ मैं, उनकी बहनों की गोद में खेला हूँ मैं। उनके फादर की लाठी पकड़ के मैं उनको इलेक्शन में वोट डालने ले के जाता था। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है इस इंडस्ट्री को। मेरे डैड ने, मेरे दादी ने बहुत नज़दीक से देखा है। यहाँ हर इंसान ख़राब नहीं है बॉस, हर इंसान ड्रग नहीं लेता। मैंने कहा ना, ये बड़ा प्रोफेशनल इंडस्ट्री है,
कुछ लोग हैं जो बदनाम करते हैं, वो हर जगह हैं। आप कॉर्पोरेट्स में भी जाएंगे तो है, आज कॉर्पोरेट्स में ड्रग नहीं है। बिल्कुल है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, वहाँ पे आपको बुरे लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे अच्छों के साथ। इंडस्ट्री इतनी बुरी नहीं है, ये इंडस्ट्री मेहनती इंडस्ट्री है। इतने बड़े बड़े लाइट्स के सामने मेकअप लगा के एक्टिंग करना इज़ नॉट अ जोक मेरे भाई। वेरी ट्रू। वो जो लाइटमैन है वो इतनी ऊपर चढ़ के लाइट दे रहा है, अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। क्रेन चला रहा है, वो ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। प्रोड्यूसर अपना घर बार बिक्री करके गिरवी रख के फिल्म बना रहा है। ये पूरा रिस्क है, ये पूरी मेहनत है। आप क्या सोचते हो पिक्चर ऐसी बन जाती है? प्रोडक्शन मैनेजर का काम मैंने किया, मुझे पता है कि कैसे बनती है। कैसे एक एक छोटे से छोटा मेकअप आर्टिस्ट से लेकर, साउंड रिकॉर्डिस्ट से लेकर, कैमरामैन से लेकर, असिस्टेंट कैमरामैन, ट्रॉली से लेकर, हर एक बंदा मेहनत करता है अपने परिवार को पालने के लिए। ये इंडस्ट्री सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है, ये इंडस्ट्री कई परिवारों को पाल रही है। और उसमें अगर 2-4% खराब हैं तो हैं, होते रहे, हर जगह हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वही है सर कि बाद में सवाल ये उठता है ना कि जैसे हाल ही में अगर देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को जिस तरीके से एक अलग ही मैं कहूँगा एक फिल्म की एक स्क्रिप्ट की तरह मीडिया ने लिखा, उसके बाद फिर बैक टू बैक अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री पे इस तरीके का वार किया गया। हाल ही में आपकी फ्रेंड शेफाली के संग जो हुआ उसमें भी ये एक पॉइंट आ गया। तो ये क्यों ऐसा है कि मतलब क्या हर कोई ड्रग्स ही सॉफ्ट ले रहा टारगेट है है? ना बॉस। देखो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है ना, इंडस्ट्री का कोई स्पोक्स पर्सन तो है नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, तो अगर आप किसी के बारे में गलत बोलते हैं तो उनका स्पोक्स पर्सन सफाई देता है आके कैमरे पे। फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा कोई स्पोक्स पर्सन तो है नहीं। फिल्म इंडस्ट्री हमेशा कंजर्वेटिव रह के, बंद रह के, मुट्ठी में काम करने वाले लोग हैं। ये सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, दारू पीते हैं, 2 पैक सो जाते हैं। सबसे ईजी टारगेट इंडस्ट्री है। आप बोल दीजिए, नाम भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। आपने बात की सुशांत की, सुशांत के साथ क्या हुआ वो आज भी रहस्य है। आज भी क्या सच्चाई है किसी को पता नहीं चली। क्यों सर, सीबीआई की रिपोर्ट आ गई। उसके परिवार नहीं मानता, उसका परिवार आज भी नहीं मानता। बट उन्होंने ही तो सीबीआई डिमांड किया था। दे डोंट, अभी भी तो वो बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। दिशा सल्यान का भला ही अभी हो गया भला कि उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र जो है आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दे दिया है अभी सीबीआई ने। लेकिन आज भी सुशांत दिशा वाज माय फ्रेंड। ओके, वेरी नाइस गर्ल। मैं 1-2 बार मिला हूँ, बहुत अच्छी लड़की, सुलझी हुई लड़की। दूसरी, आपने शेफाली की बात की, तो शेफाली मेरी राखी सिस्टर थी। जब वो उसका इंतकाल हुआ मैं मुंबई में नहीं था। लोगों ने कहा मुझे फ़ोन करके कि वाहिद भाई आपको मालूम है क्या, उसकी पूरी बॉडी नीली थी, होठ नीले थे, मारने के पूरे धब्बे थे पूरे बॉडी में। मैं क्या बात कर, अच्छा पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बोल रही है। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त है, उसको मैंने बोला कि भाई तू पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख। उसने देखा, कॉज ऑफ डेथ वाज कार्डियक अरेस्ट। अफवाहें फैलाना आसान है। मैंने उस व्यक्ति को बोला कि तू जो कह रहा है कि नीली बदन पड़ गया था, बॉडी में मार्क्स हैं, कैमरे के सामने बोल दे। मैं चलाता हूं, बोलेगा। बट नहीं सर, ऐसे लोग को आप मौका भी मत दो। अरे हिम्मत क्योंकि भी क्या चाहिए। होता है ना, वो देखिए, एक ऐसा- अपने पब्लिसिटी के ऐसे चक्कर छोटा मोटा आदमी हो तो नहीं मौका दो ना। बड़ा आदमी अगर बोले तो क्या करोगे। हाँ, कोई नामचीन आदमी अगर ऐसा बोल रहा है आपको फोन करके, तो आप क्या बोलोगे, कैमरे के सामने बोल, तेरी हिम्मत है तो। नहीं बोलते, भाग जाते, कुछ नहीं, तो वो जस्ट अ कार्डियक अरेस्ट। क्योंकि मैं आपको बताऊं सर, इसका इतना बड़ा प्रकोप होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी आप मेरे घर आइएगा, मेरी मम्मी को बोलिए कि सुशांत की सीबीआई रिपोर्ट ही आई है, मेरी माँ आज तक नहीं मानने को नहीं रेडी है। क्योंकि वो मीडिया ने जो जब परसेप्शन, आपकी माँ नहीं मान रही है तो तो उनके सोचिए परिवार कैसे देश में मानेंगे? कितने लोग होंगे। उनके परिवार कैसे मानेगा। क्योंकि सर परसेप्शन ऐसा मीडिया ने क्रिएट किया ना कि पूरी एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह, और लगातार लोगों को भरोसा दिलाया गया। आज आपने रिया को तो क्लीन चिट दिया ना। आई एम नॉट सेइंग कि जो भी हुआ हो, बट मेरा कोई वर्डिक्ट नहीं है। बट मेरा ये कहना है कि अगर आपने गलत किया है तो आपके अंदर सॉरी बोलने की भी एक क्षमता कौन होनी बोलेगा चाहिए। सॉरी? मेरे हिसाब से मीडिया को बोलना चाहिए जो उन्होंने किया। मीडिया सॉरी बोलती है कभी? बट क्यों नहीं, यही नहीं तो। बोलती। देखिए, मीडिया सिर्फ गर्म चीज़ों को देखती है। मैंने देखा, मैं बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे देख के हाल ही में, कि जब शेफाली का निधन हुआ तो कितनी मीडिया थी, लेकिन शेफाली का जब प्रेयर मीटिंग था तो कितनी मीडिया थी? कितनी सही। 0।
दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मीडिया, आज की मीडिया जहां धर्म तवा है वहीं पे रोटी सेकने जाती है, उसको बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं है। कोई कपड़े अतरंगी कपड़े पहन रहा है तो वहां चली जाती है ताकि उसको व्यूज़ मिले। व्यूज़ का तो पैसा है ना आजकल। क्या होता है वो यूट्यूब में आजकल पैसा उसी से मिलता है ना, कि यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में जितना लाइक्स आएंगे, व्यूज़ आएंगे तो पैसा मिलेगा। यूट्यूब में भी सर पैसा नहीं, मैं से पूछूं, मैं तो चला रहा हूँ। नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत तो मिलता होगा। हाँ, थोड़ा बहुत। अरे भाई थोड़ा बहुत तो मिलता होगा, लेकिन मिलता तो है ना मेरे भाई। फिर तो सर करके, मैडम करके आप ही उनको बड़ा बनाते हो। सही बात है। और फिर बाद में जब वो बड़े बन जाते हैं तो वही भागते हैं कैमरे से, दूर हटो। कितने स्टार्स को मैंने देखा है। कार्तिक आर्यन एक ज़माने में फ़ोन करके बुलाता था, आ जाओ भाई मैं जाने वाला हूँ। आज कार्तिक आर्यन का एटीट्यूड देख लो क्या है। अरे बाप रे बाप, अमिताभ बच्चन है वो तो। अमिताभ बच्चन भी फेल है। और दिखाएंगे ऐसे जैसे लगा हम बहुत आम आदमी से जुड़े हैं। अरे यार PR बॉस, एक्टिविटी। एक दौर था जब अमिताभ बच्चन नहीं था, जीरो हो गया था। लगातार फ्लॉप पिक्चरें दे रहे थे वो। नथिंग इज परमानेंट। फिर मैं कहूंगा आपसे, तो कार्तिक आर्यन जो हवा में घूम रहे हैं उनको जमीन में आना चाहिए, देखना चाहिए। वो गरीब बच्चों का जिनका घर चल रहा है, अगर वो सरसर करके वीडियो बना रहे हैं तो अपने परिवार के लिए बना रहे हैं ना। पेपराची जो है वो बेचारे वीडियो बना के अपने घर को ही पालने की कोशिश कर रहे हैं ना। सही बात है। जब आपको उनकी जरूरत है आ जाओ, जब आपको नहीं जरूरत है भाग, व्हाट आर डूइंग। अभी मैंने काजोल जी का एक वीडियो देखा, जाके कंप्लेंट करी ये लोग अंदर कैसे आए। अरे कैसे आए मतलब ये कुत्ते क्या जानवर हैं क्या, कैसे आए। जब आपकी पिक्चर रिलीज होती है तो आप तो फोन करके बुलाती हो, क्यों बुलाती हो मीडिया को? मत बुलाओ। मैं जितने भी यहाँ पे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स बैठे हैं उनको बोलता हूं मत बुलाओ फोन करके मीडिया को। मीडिया के बाद तुम्हारा काम चलता तो चला लो। पिक्चर को गर्म करना होता तो मीडिया, हिट करना होता है तो मीडिया, पब्लिसिटी चाहिए तो मीडिया, हीरोइनों को मुंह दिखाना है तो मीडिया, हीरो का मुंह दिखाना है तो मीडिया, और जब काम निकल गया तो जीरो मीडिया। क्या को आए ये लोग, अरे बाहर निकालो। क्या छूत है, तुम्हारे बाप का खाते हैं, तुम खिलाते हो, हम अपनी मेहनत का खाते हैं। जितने भी पेपराची लोग काम करते हैं मेहनत का करते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं, बाइक चलाते घूमते, कहीं गिर गया, टूट गया, कैमरा टूट गया, रोते हैं बेचारे। किसी ने दादागिरी करके कैमरा छीन लिया। कई लोगों का फोन मुझे आता है, सर उसने मेरा कैमरा छीन लिया। मैं जाता हूँ, चल कैमरा दे। मैं जिम करने जाता हूँ लक्ष्मी इंडस्ट्रीज, वहाँ पे एक कैमरामैन पेपराची आंसू ना निकालने आया। क्या हुआ बेटा? बोले सर मैं इधर शूट कर रहा था और वो आदमी ने आके, ऑफिस वाले ने मेरा कैमरा छीन लिया। अच्छा क्यों छीना? बोले जैसे मैं यहाँ शूटिंग कर रहा था, वो राखी मैडम जा रही थी या कोई जा रही थी, तो मैं उनका फ्रेम ले रहा था, तो बोलता तूने मेरे ऑफिस का शूट कैसे किया? मैं घुस गया उसके ऑफिस में, दे कैमरा। तो ये गरीब का कैमरा छीनने वाला कौन? पुलिस है। तेरे को कोई तकरार है तो पुलिस में जा, पुलिस करेगी कार्रवाई। तो कोई पुलिस वाला नहीं है। कैमरा छीना कैसे? कैमरा दे, दिया। लेंस टूटा था उसका भी पैसा दिया। ये गरीब बच्चे मेहनत करते हैं बॉस। हाँ, इसमें से कुछ बच्चों की आदत बिगड़ गई है, शाम को बैठ के नाटक ज़रूर कर रहे हैं, दूसरे नशा कर रहे हैं, मुझे कब खबर है, लेकिन मेहनती भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं लोग, और उस पर डांट डपकार सब सुनते हैं लोग। आज अपने अपने गांव से आए हैं, अपने अपने शहरों से आए हैं, अपने परिवार का पेट पालने आए हैं ये पेपराची, और इनको प्यार दीजिए आप, इस्तेमाल करके फेंकिए मत। क्योंकि जितने भी ये साइट चला रहे हैं ना, चाहे वो बॉलीवुड बबल हो, इंस्टा हो, ये हो वो हो, दुनिया की साइटें, ये इनको यूज़ करके फेंक देती है। इनको नहीं मालूम कि वो पेपराची कैसे कंटेंट लेके आ रहा है। दे शुड रिस्पेक्ट द पेपराची, एंड ऑल द मीडिया इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द फिल्म इंडस्ट्री शुड रिस्पेक्ट द पेपराचीज। वो बहुत मेहनत करते हैं। आप ही बोलते हो पहले ये दिखाओ ना, ये दिखाओ ना, ये दिखाओ ना, ऐसे झुकते हो ना, ऐसे पल्लू नीचे करते हो ना, तो बेचारे का क्या गलती है? और जब वो हिट हो गया, आपका नाम हो गया, कुछ मिल गया, तो फिर आप ऐसा पल्लू करके दूर हटा इनको, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, गलत बात है मैडम, सर ऐसा मत कीजिए। बात तो सही है सर। बट एट वेरी सेम टाइम आजकल जो पेड मीडिया आ गया, आजकल पेड मीडिया सालों से है, आज से नहीं है, सालों से है भाई साहब।
अच्छे अच्छे पेपर्स, अच्छे अच्छे चैनल्स पेड मीडिया करके पैसे लेते हैं और बाकायदा आपको बिल देते हैं। नहीं, वो एड रेवेन्यू इज डिफरेंट। न्यूज़, पेड न्यूज़ मेरी जान, दैट इज कॉल्ड पेड न्यूज़। आप कहाँ एड्स के चक्कर में हो? कौन से पेपर में छपवानी है खबर आपकी? पेड न्यूज़ करके पैसा लेंगे और आपको बिल भी देंगे। पर रेवेन्यू क्या है? आज न्यूज़पेपर बिक रहे हैं, न्यूज़पेपर बिक रहे हैं। आज तो सारी चीज़ें तो आपके पेपर में आ रही, ई पेपर, मोबाइल में। करेक्ट। स्टाफ भी तो चलाना है, कहाँ से आएगा पैसा? सोर्स क्या है? पॉलिटिकल सोर्स होता है कि आपका, कि भाई सरकार आपको पैसा दे रही है अपने एड्स का। दूसरा, आपको करना ही पड़ता है ये सब चीज़ें, पेड न्यूज़, छोटे मोटे एड्स, ये वो। हिंदुस्तान के अंदर शायद जितने आपके सर के अंदर बाल नहीं है ना, उससे ज़्यादा न्यूज़ चैनल हो गए, चल रहे हैं ना सब 100 आदमी का स्टाफ पाल रहा है ना। कहाँ से आ रहा है पैसा? सरकार मदद करती है, कुछ पेड न्यूज़ होता है, कुछ इधर उधर से एड्स आ जाते हैं, या तो कुछ सेठ लोग इसलिए चलाते हैं कि उनका दूसरा पर्पस सॉल्व हो। कईयों के पॉलिटिकल पर्पस सॉल्व हो जाते हैं कि मेरा न्यूज़ चैनल चल रहा है, ये मेरा चैनल है, मैं इस पॉलिटिकल पार्टी की अगर सिफारिश करूं तो मुझे यहाँ पे अच्छा ओहदा मिल जाएगा। तो ये दैट इज़ द पॉइंट। आप आज की तारीख में न्यूज़ चैनल देखते हैं या उनको एंटरटेनमेंट चैनल मानते हैं? मुझे लास्ट न्यूज़ चैनल देखे हुए काफ़ी अरसा हो गया। मैं न्यूज़ चैनल देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि न्यूज़ चैनल में अब सच्चाई कम ज़्यादा होती है, सच्चाई नहीं होता। अब देखिए, हमने हमला किया पाकिस्तान पर, बिल्कुल किया। हमारी, आई एम प्राउड ऑफ माई इंडियन आर्मी, हमने किया, मुँह तोड़ जवाब दिया। कई न्यूज़ चैनल ने तो पाकिस्तान में कब्जा कर लिया, कराची में कब्जा कर लिया, लाहौर में कब्जा कर लिया, पाकिस्तान में कब्जा कर लिया, और अफगानिस्तान में कब्जा करने वाले हैं। लानत है ऐसे जर्नलिस्टों पे। सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए और ये कैट रेस में आगे बढ़ने के लिए, रैट रेस में कहीं भी कुछ भी खबर चला दो। अरे एक रिपोर्टर को तो मैंने देखा था कि लोट लोट के रिपोर्टिंग करती थी, ऐसा 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 ऐसा। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? इसको नागिन डांस। जर्नलिज्म हम नहीं रहा, इट इज मोर लाइक अ फनटेनमेंट, फनी। 4 लोगों को बैठा दो, सब लोगों की राय बात करना शुरू कर दो। एक हिंदू को बैठाओ, एक मुस्लिम को बैठाओ, 2 न्यूट्रल आदमी को बैठाओ, हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, टीआरपी आ गई। हम तो एज अ मुस्लिम मैं कहता हूं कि कई मौलाना जो न्यूज़ चैनल्स में बैठते हैं, जिनको बात करना नहीं आता है, उनको नहीं बैठना चाहिए। उनको किसने कहा कि हमारे कौम को रिप्रेजेंट करो और जाके उधर बैठो? क्यों जाते हो भाई? जब तुम्हारे पास, अगर देखिए, सुधांशु जी का मुझे बहुत अच्छा एक कोट याद है। एक न्यूज़ चैनल में उन्होंने कहा था कि अगर तुम भारतीय हो, अगर तुम अच्छी सोच है तुम्हारी, तो जय श्री राम बोल के बताओ। सुधांशु जी ने कहा था लाइव डेविड पे। मेरे जैसा आदमी हो ना, तो मैं क्या बोलूँगा मालूम? जय श्री राम, जय हनुमान, जय राधा जी, जय कृष्णा जी, श्री कृष्णा की जय, मैं सब बोलूँगा, सब बोलूँगा ना। क्यों? क्योंकि मैं उस परवरिश में रहा हूँ। ये बोलने से मेरी कौम कमज़ोर नहीं हो जाता, मुसलमान कमज़ोर नहीं हो जाता। किसी कौम को इज्जत देने में, किसी कौम की जय बोलने में मैं कमज़ोर नहीं हो जाता, बराबर है? अब मैं उसको बोलूँगा कि साहब सुधांशु जी, आप अल्लाह अकबर बोल के बताओ ना। बोलोगे? नहीं बोलेगा। मैं बोलूँगा जय श्री राम, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका एजेंडा एक ही है कि मुसलमान को बदनाम करो, मुसलमान को एंटी इस्लाम करो, एंटी हिंदू करो और झगड़ा लड़ाओ और अपना फ़ायदा करो। सर, इस पे ना मेरी थोड़ी सी सोच डिफ़र करेगी आपसे। अगर मुझे, बीइंग अ हिंदू ऑल्सो आई एम सेइंग, अगर कोई बैठ के ये बोले कि जय श्री राम बोलो, तो मैं नहीं बोलूँगा सर। एंड द रीज़न बिहाइंड इज़, जय श्री राम या अल्लाह अकबर मैं नहीं बोलूँगा। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि ब्रो, ये धर्म जो चीज़ होता है ना, ये एक बहुत 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 पर्सनल अफेयर होता है। वो मैं अपने घर पे करूँगा, भले मुझे जय श्री राम करना है या मुझे अल्लाह अकबर करना है या मुझे जीसस क्राइस्ट के पास जाना है, वो मैं अपने घर में करूँगा। मैं जब बाहर निकलता हूँ ना, अपनी दहलीज से जब बाहर आता हूँ, तो मैं कोई धर्म नहीं लेके निकलता हूँ, मैं एक इंसान बन के निकलता हूँ। तो तुम्हें अगर मुझसे और ज़बरदस्ती अगर तुम कहो ये बोलना है, तब तो मैं नहीं बोलूँगा। तो आई फील लाइक, अभी मैं रिसेंटली एक देख रहा था, एक रील ही देख रहा था, तो उसमें था कि धर्म जो होता है ना, धर्म एक्चुअली मानने की चीज़ होती है।
और लोग उसको थोपे चले जा रहे हैं। अगर आप धर्म को, कोई भी धर्म, सर आई एम सेइंग एनी धर्म, आप सिर्फ फॉलो कर लो ना, उसकी नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड आज की तारीख में इसकी नुमाइश, आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट। नुमाइश तो बरसों से हो रही है। अभी क्या है, देखिए गणपति जी का त्यौहार निकलता था, होता आया है सालों से। मुसलमानों का ताजिया निकलता आया है, निकलता रहेगा और निकलता है। तो नुमाइश नहीं है, एक श्रद्धा की चीज़ है, वो फेस्टिवल है। श्रद्धा है। हाँ, जहाँ बात श्रद्धा की हो जाती है ना, वहाँ दुनिया में देयर इज़ नो इफ्स एंड बट्स। आप हिंदू को मानते हैं, राम भगवान को मानते हैं, मैं अल्लाह को मानता हूँ, दैट इज़ फैक्ट। हम दोनों में भाईचारा है, वो भी फैक्ट है। क्योंकि उसकी बुनियाद धर्म नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, हमारे बीच में ना इत्तेफाकी पैदा करते हैं और झगड़ा लड़ाने की कोशिश करते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने दुनिया देखी है, हम समझते हैं। कई पढ़े लिखे लोग नहीं भी हैं। आप गाँव में जाएं, आज भी दलित को उस कुएं से पानी निकालना मना है जहाँ से ठाकुर निकालते हैं। करेक्ट। आज भी उस कल्चर में हम जी रहे हैं। दलित को, हमारे भाइयों को घोड़े में जाकर अपनी बारात निकालना मना है। वो घोड़े में बैठ के बारात नहीं निकाल सकते, उनको पैदल चल के जाना है। आज की बात बताता हूँ उस भारत की, तो है ना। अभी रिसेंटली वो हवन वाला सीन हुआ, दलित के ऊपर अटैक हुआ बिकॉज ही होता रहेगा। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इन सबको इकट्ठा करने में हमारे स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत मेहनत करनी पड़ी है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो सब ने, कोई लाइट लेफ्ट सेंटर जा रहा था, हमारे सरदार साहब ने सबको एक ही प्लेटफॉर्म में लेके आए। हैदराबाद अपनी बातें बता रहा था, कश्मीर अपनी बातें बता रहा था, गोवा अपनी चीज़ें जा रहा था, अलग अलग पूरा एक माहौल चला गया था। लेकिन सबको लेके आए ना, लेकिन लेके तो आ गए। लेकिन अगर एक ही घर में, मैं एक ही कमरे में एक हिंदी बोलने वाले को, एक मराठी बोलने वाले को, एक तमिल बोलने वाले को, एक कन्नड़ बोलने वाले को रख दूं तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ना। तो हो रहा है, वो होता रहेगा। वी शुड गेट यूज्ड टू इट। लेकिन हाँ, इसमें मारा मारी, किसी तरह का वायलेंस, जब चार लोग एक कमरे में बैठे हैं तो गुफ्तगू एक दायरे में होनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें से एक ने उठ के किसी एक को लाफा मार दिया तो गुफ्तगू दूसरी लाइन में चली जाती है। करेक्ट। तो वो नहीं होना चाहिए। प्यार मोहब्बत से हर चीज़ समझाइए ना, होगा, क्यों नहीं होगा। अभी तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, आगे भी जाएंगे। आगे भी जाएंगे। बिल्कुल सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, घर के कौन कौन से काम करते हैं आप? मैं सारे काम करता हूँ सिवाय कपड़े धोने के। मेरी बीवी एक्चुअली, अल्लाह उसको सलामत रखे, बहुत सुलझी हुई है। वो सुबह 6 बजे उठती है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ती है, बाद में अपने ऑफिस को देखती है, अपने कामकाज को देखती है। लेकिन उसको एक बीमारी है साफ़ सफाई की। वो अंग्रेजी में कोई वर्ड होता है बीमारी का, पता नहीं क्या होता है। वो हर चीज़ साफ़ सफाई खुद ही करती है। घर में नौकर ज़रूर है लेकिन खुद साफ़ सफाई करती है। तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी सब चीज़ों की। मैं सुबह उठता हूँ, मैंने घर पे ही एक छोटा सा एक ऑफिस बना के रखा है, तो वहाँ पे बैठता हूँ, मेरी ब्लैक कॉफ़ी आ जाती है, मैं वहाँ पे नाश्ता करता हूँ और दिन भर में मुझे न्यूज़ में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो सब प्लानिंग करता हूँ। अपने लोगों को बताता हूँ कि भाई आज इस पर नज़र रखो, इस पर नज़र रखो, ये न्यूज़ अच्छी होगी नहीं, ये बैठ के करता हूँ। कुछ प्लानिंग करता हूँ, कुछ पढ़ाई करता हूँ, कुछ देखता हूँ यूट्यूब में। मेरी ज़िंदगी ऐसे कटती है। आप यकीन करो, मैं 3-3 दिन घर से नहीं निकलता। मुझे फालतू की तरफ जाने का कोई शौक़ नहीं है, कोई मतलब पार्टियों में जाने का शौक़ नहीं है। हाँ, मैं पार्टी भी करता हूँ, मैं पार्टी एनिमल। मैं हफ्ते में 1 दिन पार्टी करता हूँ, सैटरडे नाइट, और वहीं जाता हूँ जहाँ मेरे दोस्त, जो मेरे अपनी जगह हो। अगर काम नहीं तो मैं फजूल किसी के साथ जाके बैठता भी नहीं हूँ। बस क्या ज़रूरत है, वो उसकी बुराई करे, वो उसकी बुराई करे, वो उसकी बुराई करे, नहीं। काम, अपना काम करो, सुकून से घर पे बैठो, अपने परिवार के साथ बैठो, अपना परिवार पालो, खुद को अच्छी तरीके से रखो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ, फिट रहो, जिम जाओ, बहुत ज़रूरी है। बनिस्बत वो रोज़ मिलने से, बाहर निकलने से, ये सब से कुछ फ़ायदा नहीं। मेरे स्टाफ बोलता है, ड्राइवर बोलता है, इससे सुकून की नौकरी मेरे को कहीं नहीं मिलेगी। सही बात है। बोले साहब तो 3-3 दिन, 4-4 दिन घर से बाहर ही नहीं निकल, क्या करूँ निकल के, किसके पास जाऊँ, किसके पास जाऊँ। कोई दोस्त यार बेरेली तो नहीं बैठा ना फ्री होके, सब अपने काम धंधे पे लगे हैं। और रात को मिलो तो पियो, और मैं पीता हूँ नहीं। आप पीते नहीं? तो अब नहीं पियो उनके साथ जाके तो उनको बुरा लगता है।
तो उनको बुरा लग जाए चलेगा, मेरे अल्लाह को बुरा नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। नहीं आप पीजिए मत, लेकिन आप दोस्तों के संग बैठ के नहीं होता वो कॉन्फिडेंट। क्या मियां तुम भी कैसी बातें कर रहे हो यार, 4 लोग शराब पी रहे हैं और 5वां नहीं पिएगा तो बोले 1.5 सियाना है, बच के रहे। उनकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, आप समझो। सही बात है। मेरे कुछ पॉलिटिकल फ्रेंड भी हैं, बिजनेसमैन हैं, बिल्डर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, अब वो पीते हैं, मैं नहीं पीऊँ, और पीने के बाद तो बहुत सारी बातें निकल आती हैं। अरे तू मेरा यार है, तू मेरा दिलदार है, तू मेरा ये, कुछ काम की बातें भी निकल आती हैं। तो पीने पीने में ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक बिना पिए वाला बैठा हो तो, अभी इस रूम में हम और आप बात कर रहे हैं और एक आदमी बड़े अकड़ के आपको यूँ देख रहा है, ये देख रहा है, तो आपको थोड़ा एक्सपीशियस हो जाता है कि यार ये क्यों मुझे ऐसा देख रहा है। वैसे जब 4 आदमी पीने के बाद लखड़ने लगते हैं प्यार मोहब्बत से और एक आदमी सोबर बैठा रहता है तो दिक्कत होती है। तो मुझे वो दिक्कत नहीं पैदा करनी किसी के लिए। आप पीजिए, आप मज़े कीजिए, आप गिरिए पढ़िए, जो करना है करिए, मैं घर पे खुश हूँ। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच, आपने हमारी फैमिली के लिए टाइम निकाला और इतना प्यारा सेशन दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इज़्ज़त अफजाई की, और आपके इस चैनल को भगवान और तरक्की दे, अल्लाह और तरक्की दे, और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर।